Hello, dear friends. Welcome to my series of lectures on economics, part 2 of Unit 1, Basics of Economic Analysis. So, my dear friends, let us start with I am CS Professor Raj Kankriya, associated with GSISU Institute of Business Management. Let's move ahead with a beautiful quote. एक बहुत बेहतरीन और शानदार विचार के साथ श्री रतन टाटा जी का ये विचार. I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make it right. So रतन टाटा जी का ये थॉट, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. This is equilibrium when supply and demand get, when the equilibrium या समतोल हम जिसे कहते हैं ये साधा जाता है. When we achieve the equilibrium, we can, the firm, the company gets maximum profit. It is at the optimum utilization of the resources. Now, let us move ahead. तो डिमांड क्या होती है इस बात को समझते हैं हम लोग. What we understand by the word demand. So डिमांड, अगर मैं बात करूंगा कि मेरा ड्रीम है मर्सिडीज को खरीदना, राइट? तो जब मैं मर्सिडीज को खरीदना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरी ये इच्छा है, दिस इज माई डिजायर, दिस इज डिजायर टू बाय मर्सिडीज बेंज, राइट? बट क्या सिर्फ ओनली डिजायर होने से चलेगा? नहीं, इसके साथ उसे फुलफिल करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए. आई शुड हैव सफिशिएंट मनी टू फुलफिल दिस डिजायर. अगेन, आई हैव डिजायर, आई हैव मनी, बट आई डोंट हैव स्पेंडिंग थॉट, या मैं खर्च करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, राइट? तो फिर मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा. लेकिन मेरे पास डिजायर है, मनी भी है और खर्च करने की इच्छा भी. ये तीन फैक्टर जब साथ में आ जाते हैं तो इसे कम्युलेटिवली कहते हैं डिजायर फॉर एनी कमोडिटी. तो मेरी मर्सिडीज खरीदने की जो इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उस पे से उसके साथ पैसा भी होना चाहिए और मैंने उसे खर्च करने की ताकत भी होनी चाहिए, राइट? हम बहुत से अमीर देखते हैं कि जो पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो चीजों पे खर्च नहीं करते, राइट? तो उस केस में अगर वो सिर्फ इच्छा रखते हैं मर्सिडीज की लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो इट इज नॉट अ डिमांड. So let us move ahead, friends. So what is demand then? The demand for any commodity is the quantity which will be bought per unit of a time at given price. But there are three important elements of demand. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वैसे तीन important elements हैं. Which are those? The first important element, there should be a desire to buy for a commodity. Second, the consumer should have money to fulfill that desire. मतलब purchasing power होनी चाहिए. Third, the consumer should be ready to spend money on that commodity. So, moving further, let us move towards law of demand. So, what is law of demand? There is a statement given, right? So, the law of demand states that other things being equal, अब ये जो the law of demand states that other things being equal, right? There is a French terminology called as ceteris paribus. So ceteris paribus means other things being equal, the demand for a good increases with a decrease in price and decreases with an increase in price. The term other things being equal implies, अब ये पढ़ने के पहले समझ लीजिए, अगर किसी वस्तु की डिमांड और प्राइस है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस. अगर उस वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, और उल्टा होगा, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? सो देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस देयर विल बी डिक्रीज इन द डिमांड. तो दिस फिनोमेना इज देयर. लेकिन उसके लिए कुछ तो फैक्टर्स है, उस स्टडी पीरियड के लिए कांस्टेंट माने जाते हैं, कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है, राइट? सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, देयर टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, वेदर कंडीशन एटसेट्रा. ये सो भी जो अलाइड जो चीजें हैं ये सब कांस्टेंट रहेगी, ये हम मानते हैं, राइट? और उसी के साथ मानने के बाद हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस का डिमांड के साथ में. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा एंड वाइस वर्सा. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. ओके फ्रेंड्स,
मूविंग फर्दर, अब एक टेबल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर इस टेबल में डिमांड का एक शेड्यूल है और सप्लाई का एक शेड्यूल है। प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब प्राइस 2 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 7, और यहाँ पर भी जब प्राइस 2 रुपए है क्वांटिटी डिमांडेड 7 है। डिमांड हमेशा जो होता है वो कंज्यूमर जो है वो हमेशा डिमांड को रखता है, और सप्लाई जो है कंपनी या जो फर्म होती है, हम इस केस में कंपनी पकड़ लेते हैं। तो ये जो पहला सी है जो कंज्यूमर का है और यहाँ पर कंपनी का है। कंपनी कब चाहेगी? जब उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले, और कंज्यूमर क्या चाहेगा? कम से कम प्राइस मिले। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जब दोनों के थॉट प्रोसेस मैच होने चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो मार्केट में जो डिमांड उस पॉइंट पे सेट होगी वो होगी 2 रुपए के ऊपर, देयर विल बी 7 क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ओके, सो अगेन विल अंडरस्टैंड विद अनदर टेबल। ये एक और टेबल है, प्राइस इज देयर एंड डिमांड इज देयर। ये प्राइसेस दी गई है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है उसमें देखिए आप डिमांड का क्या हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी कम हो रही है, राइट। तो जब प्राइस 10 रुपीज थी डिमांड 600 था एट द मैक्सिमम। जब प्राइस 40 रुपीज है डिमांड 300 है। पर जब प्राइस यहाँ पर 70 रुपीज हो गया तो डिमांड बचकर सिर्फ 10 रुपए रह, 10 क्वांटिटी पे रह गया, राइट। सो दिस इज द फिनोमेनन एक्सप्लेन्ड इन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट अ कोरिलेशन। this phenomenon or this statement which we call as law of demand, इसमें क्या कहा जाता है? प्राइस और डिमांड का कंपैरिजन किया जाता है और अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखा जाता है, राइट। सो अगर मैं यही टेबल जो अभी आपको मैंने बताया इसको मैं प्लॉट करूं, इस तरीके से ग्राफिकल नेचर आएगा। देखिए यहाँ पे जब 10 रुपए प्राइस है तो मुझे क्या हो रहा है? 600 का डिमांड है। लेकिन वही प्राइस जब मान लीजिए यहाँ पर 30, डिमांड 400 का है। फिर जब मैं प्राइस और बढ़ाता हूँ 50 रुपीज को, डिमांड कम हो जाता है, वो आता है 200 के ऊपर। इन दिस वे अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाऊं, इफ आई कनेक्ट दिस पॉइंट्स, आई विल बी गेटिंग ग्राफ लाइक दिस। और इस ग्राफ का नेचर जो है वो ऐसा है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो हमेशा ध्यान रखिए कि डिमांड कर्व जो होता है, हमेशा इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। Now moving ahead, so what are the determinants of demand? तो पहला डिटरमिनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कि किन बातों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट, उस वस्तु की कीमत। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उस वस्तु से जो रिलेटेड गुड्स है, राइट, उसकी प्राइस कितनी है कंपैरेटिव गुड्स के, उसकी प्राइस क्या है। जैसे अभी पेट्रोल की जो प्राइस है अगर वो ज्यादा रहेगी तो फिर आप मोटर बाइक कम घुमाना पसंद करेंगे, राइट। या फिर अगर कोई स्पेयर पार्ट की कीमत बहुत ज्यादा रहेगी तो आप वो चीज खरीदनी है, क्योंकि स्पेयर पार्ट अगर बहुत महंगा हो रहा है तो आप वो चीज नहीं खरीदेंगे। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी दिखी जाती है, राइट। उस पर भी डिमांड वो काफी डिपेंड करती है, राइट। अगर आपने बहुत अच्छा हैंडसेट लिया, बहुत ही खूबसूरत हैंडसेट है, मान लीजिए 14,000 रुपीज को मिल रहा है, लेकिन अगर उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 7 और 8,000 को मिल रहा है, तो जनरली हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, राइट। तो हमको रिलेटेड, और वही अगर 14,000 की रेंज में बहुत बेहतरीन दूसरा मोबाइल है लेकिन उसकी सर्विसिंग और वो पार्ट की कीमत 2-3 हजार है, तो लोग आसानी से लेते हैं, राइट। नाउ द थर्ड फैक्टर इज लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसके बाद संपत्ति कितनी है, इसके ऊपर भी वो कितनी वस्तु खरीदेगा डिमांड डिपेंड करती है, राइट। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पर फेवरेबल है उस वस्तु के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया पर्टिकुलर वस्तु है कि अभी इसेंशियल कमोडिटीज में ले लिया उसको और उस पर बैन लगा दिया, राइट। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी प्राइसेस घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फ्री फ्लो है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, तो आपको अच्छी खासी कीमत उसमें मिलेगी। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ह्यूज साइज, जैसे इंडिया का साइज बहुत ह्यूज साइज पॉपुलेशन है तो डिमांड नेचुरली जाता रहेगा, राइट। लेकिन अगर मैं यूरोप की कोई कंट्री ले लूंगा तो वहां पे डिमांड नेचुरली कम रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, राइट, सडनली कोई सिचुएशन आ जाती है या कोई चीजों में बूम आता है, कोई चीजों में मंदी आ जाती है, तेजी मंदी आती है, राइट, तो उससे भी डिपेंड करता है कि डिमांड किस वस्तु के लिए कितनी रहेगी। सो दीज आर 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल व्हिच डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेट्स मूव अहेड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी का एक नया कांसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? सो हियर यू कैन सी द वर्ड इलास्टिसिटी, राइट। सो इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम इलास्टिक को तानते हैं, राइट, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाए तो ज्यादा इलोंगेट होगा, बहुत ज्यादा होगा तो टूट जाएगा, राइट, और हम थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे तो बहुत कम खींचा जाएगा। तो इलास्टिक का जैसे फंक्शन है वैसे डिमांड होती है। प्राइस को अगर मैं थोड़ा फ्लक्चुएट करूं तो डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन होगा, ये जब मैं मैपिंग करता हूं इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो let us read now. The change in the quantity demanded, the change in the quantity demanded of a product due to the change in its price or income. जब मैं प्राइस को डिमांड के साथ कंपेयर करता हूँ तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट हम डिमांड के ऊपर देखने वाले हैं। और जब मैं कोरिलेट करता हूँ किसको, इनकम का इम्पैक्ट क्या होगा डिमांड के ऊपर, तो इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, अनदर इज इनकम इलास्टिसिटी। Thus, the responsiveness of demand to changes in price or changes in income is known as elasticity of demand. डिमांड को रिस्पांस कितना रहेगा बेस्ड ऑन द प्राइस और इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इससे निर्धारित होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर मान लीजिए थोड़ा सा प्राइस, मैंने किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी और मैंने उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया 110 रुपए कर दिया, लेकिन डिमांड उसकी वजह से क्या हो गया, एकदम से कम हो गई। लोग नहीं चाहते कि बहुत 2 रुपए 3 रुपए भी बढ़े उस चीज को, मतलब जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो लोग वो पसंद नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कि बहुत रेयर उसको मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो लोग बहुत ज्यादा पैसे देके भी खरीदना पसंद करेंगे, राइट। सो दिस डज हैपन। सो दिस रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसका कैलकुलेशन होता है, उसके लिए सर्टेन फार्मूलाज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। So let us now see the price elasticity of demand or income elasticity of demand. Price elasticity में क्या होता है? There are 5 types और यहाँ पर 3 types है। प्राइस का डिमांड पे होने वाला इम्पैक्ट मेजर जब करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम का डिमांड पे हो रहा इम्पैक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। सो टाइप्स क्या है उसके? परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूटिलिटी या यूनिटी और वन, उसको वन भी बोलेंगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की तरफ जाऊं तो टाइप है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी और वन, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन। लेट अस सी इन डिटेल। सो डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? डेफिनेशन समझते हैं। The change in the quantity demanded of a product due to the change in its price is known as price elasticity of demand. Thus, the sensitiveness or responsiveness of a demand to change in price is called as elasticity of demand. अगर किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपए से कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो 10 रुपए से मानो 100 रुपए की 90 रुपए होगी, लेकिन डिमांड एकदम से क्या हो गई कि 20 या 30% बढ़ गई, 30% अप, there is increase of 30% in the demand. So what will happen? 10% प्राइस कम होने से 30% डिमांड अप हुई है, ये हम कोरिलेट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये उल्टा भी हो सकता है, राइट। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम भी होगी और बहुत ज्यादा कम भी होगी, या फिर कभी कभी होता है आप प्राइसेस बढ़ाते जाते हो, कोई बहुत शॉर्टेज वाली वस्तु होती है ना, तो आप प्राइसेस बढ़ाते जाते हो कुछ सर्टेन लेवल तक, बढ़ाते गए, फिर भी लोग क्या करते हैं, बेचारे खरीदते जाते हैं, उसी लेवल पे फ्लैट रहता है, डिमांड उतनी ही रहती है, राइट। तो ये भी एक फिनोमिनन है। सो लेट अस सी बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। परफेक्टली इलास्टिक
रिलेटिव इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, इलास्टिक का मतलब है देयर इज अ चेंज, राइट? ओके, सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब रिलेटिवली इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब क्या, देयर इज अ चेंज। तो ये है प्राइस एक्सिस, so this is a price axis, so this is a price axis, y axis, then this is demand axis. Okay, now अगर हम देखेंगे नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस, तो जब प्राइस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो डिमांड पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घट रही है, अगर आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इज गोइंग। So this is normal curve, right? So this is called as relatively elastic demand curve. Coming to the next, perfectly elastic demand. Now see the nature of the graph. पहले कैसे ग्राफ था? पहले वाला ग्राफ जो था वो it was just like that, right? अभी कैसा है? फ्लैट। तो डिमांड जो है वो फ्लैट है, राइट? डिमांड मतलब आपको प्राइस जो है इसके लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, ये एक सर्टन, मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपीज का प्राइस, इसके ऊपर प्राइस नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। ये इसी लेवल पर क्या हो रहा है, इस मैक्सिमम लेवल तक डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो है। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1, मतलब अगर 10% चेंज प्राइस में होगा तो 10% अगर डिमांड में चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू 1। जितना परसेंट प्राइस में चेंज, उतना ही परसेंट में अगर डिमांड में चेंज हुआ तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, in that case the nature of the graph would be like this, right? And generally this does not happen, ये कोई क्लासिक केस में ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है, right? Now coming to the next diagram, what is the next diagram? Relatively inelastic, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, right? तो नेचर ऑफ द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, एकदम से ऐसा स्लैंटिंग लाइन है पूरी, राइट? अगर दिस नेचर ऑफ ग्राफ इज देयर, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, and last and final, perfectly inelastic. So how the nature of the graph would be? It would be like this. इस पॉइंट के बाद डिमांड जो है वो बढ़ ही नहीं रही है, बट प्राइस इज गोइंग अप, मतलब प्राइसेस आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ते जाओ, स्टिल मार्केट में डिमांड है। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, now the moving ahead to the next concept, types of income elasticity of demand. So what is the types of income elasticity of demand? Positive income elasticity of demand, negative income elasticity of demand and zero income elasticity of demand. Similarly, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी के लिए ग्राफ देखे, वैसे ही हम लोग अभी income elasticity देखेंगे, right? The graph would be like this. For the positive, for the negative, the graph would be like this. And for the zero, that means if there is no change, this would be like this. Okay, so basically क्या है, ये कंपैरिजन है, आइदर प्राइस का डिमांड से या डिमांड इनकम का डिमांड से, और ये परसेंटाइल कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स देयर आर सम फार्मूलाज, ओके, बट जो जनरल टेंडेंसी देखी गई है ग्राफ्स की, जो मैंने आपके सामने अभी रखी, दोनों के जो टाइप्स है उसके द्वारा। ओके, सो एट अ ग्लांस हम ये देख रहे हैं, ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको ग्लांस बता रहा हूँ, एक डिटेल वीडियो भी बन सकता है, राइट?
नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई. सो लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसकी साइड है? ये है कंपनी की साइड या फर्म जो प्रोडक्शन करती है उसकी साइड है. वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मुझे मिले मेरे प्रोडक्ट के लिए, राइट? ओके, लेकिन उसको मार्केट के अकॉर्डिंगली भी चलना पड़ता है. सो द लॉ ऑफ सप्लाई इज व्हाट? इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. Is a fundamental principle of economic theory which states that other things being equal, यहाँ पर भी ceteris paribus मतलब other things being equal आ गया, and increase in the price results in the increase in the quantity demand. यहाँ पे एक बात सबसे important है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था? प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ उल्टा है, प्राइस बढ़ेगी लॉ ऑफ सप्लाई में तो डिमांड मतलब जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगा. प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी सप्लाई घटेगा, राइट? क्योंकि जब प्राइसेस घटेगी तो लॉस मेकिंग सिचुएशन की तरफ जाएंगे. तो कोई भी जो सेलर है वो सेल नहीं करना चाहेगा. तो सप्लाई ये सेलर की साइड है, राइट, और डिमांड ये कंज्यूमर की साइड है. तो उसके एंगल से हम अगर सोचेंगे तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सेल भी ज्यादा बढ़ेगा. लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करता हूँ, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, राइट? ये बस आप ध्यान रखिए. और अदर थिंग्स भी इक्वल में जो मैंने पहले कहा, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, रिलेटिव गुड्स की जो प्राइसेस है, टेस्टेस है, प्रेफरेंस है, वेदर एटसेट्रा, ये सारी चीजें उस स्टडी पीरियड के लिए कांस्टेंट रखी गई है. दिस इज कॉल्ड एज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. नाउ अगर मैं नेचर ऑफ द ग्राफ देखूं तो इस तरीके का ग्राफ रहेगा, राइट? लॉ ऑफ सप्लाई का ये प्राइस वाला एक्सिस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड वाला एक्सिस है. इस तरीके से ग्राफ रहेगा. जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, तो आपको इस तरीके का नेचर वाला ग्राफ मिलेगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सप्लाई का ये फॉर्मूला है, सप्लाई इज व्हाट? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस. प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड पे कितना इंपैक्ट हो रहा है, जब हम फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करते हैं तो इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सिमिलरली जैसे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप से, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक, inelastic supply, it's the first type. Second, relatively less elastic. Third, relatively greater elastic of supply. This you can read from this, right? The matter given on the screen. This is absolutely simple. Now coming to the most important and but last concept of this unit, demand forecasting. So अब डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? डिमांड तो हमें पता चल गया, राइट? अब फोरकास्ट मतलब क्या? फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना. सो फ्यूचर का प्रेडिक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं. सो एग्जैक्टली इन टोटल वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द डिमांड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विस. आने वाले भविष्य में मेरे प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए कितनी डिमांड रहेगी, जब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, इट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग, राइट? डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स फॉर बोथ द न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोडक्ट हो, आने वाले दिनों में उनके लिए कितनी डिमांड रहेगी, उसके प्रोडक्ट के लिए आने वाले दिनों में किस तरीके की सिचुएशन रहेगी, ये प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि आज के दौर का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए डिमांड का एनालिसिस हम करें, राइट? ताकि हम एग्जैक्ट जो प्रोडक्शन है वो हम मार्केट में दे पाए, ना हमारा नुकसान हो, राइट? ना हमको इन्वेंट्री जो है वो हमारे गोडाउन में रखनी पड़े, ना उसकी इडल कॉस्ट हमको देनी पड़े, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो. इसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. So these are some of the definitions given by some economic author that you can read from the screen. As I already said you that video should not be too long, so I'm restricting myself. I'm moving ahead. So steps in demand forecasting. The first specifying the objective. किस ऑब्जेक्टिव से आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो उसको स्पेसिफाई कीजिए. डिटरमाइन द टाइम पर्सपेक्टिव. कितने टाइम के लिए आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो वो आप कीजिए. क्वार्टर के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए. The third is selecting the method for forecasting. फोरकास्टिंग की मेथड को सिलेक्ट कीजिए. Fourth is collecting and analyzing the data.
फिर डेटा एनालाइज कीजिए, करेक्ट कीजिए। आजकल डेटा एनालिटिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। बेस्ड ऑन दैट पास्ट ट्रेंड्स का स्टडी करके भी आप डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं और इंटरप्रेट कीजिए उस आउटकम को, राइट। मूविंग अहेड, so what are the techniques to forecast the demand? These are some techniques. There are two types basically. One is qualitative technique, which and second is quantitative technique. Qualitative technique में सर्वे मेथड आता है। आप मार्केट में जाके सर्वे करते हो। लाइक अगर मान लीजिए नई बाइक मार्केट में आपको लानी है, तो आपने क्या किया, उस बाइक की टेस्ट राइड्स आपने दे दी यंगस्टर्स को। उसके साथ में उसको पूछा कि आपको कौन सा कलर, क्या प्राइस, क्या माइलेज, राइट, आपको किस तरीके की डिजाइन एक्सेट्रा, ये सब चाहिए। आप कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस लेते हो। ऑनलाइन भी सर्विस किए जाते हैं। लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर। मार्केट रिसर्च एजेंसीज भी ये करती है, राइट। ये सारी टेक्निक्स का यूज करके सर्वे किया जाता है और दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव टेक्निक फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। सो सर्वे इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड इज टाइम सीरीज एनालिसिस। आप क्या करते हो, पिछला जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस करते हो कि पिछले 5 सालों में इसको कितनी डिमांड थी, क्यों ऐसी डिमांड थी, अब इसके बेसिस पे इस मंथ में क्या हो सकता है, राइट। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो जैसे जून से जो है बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, एकदम से बीमारियां बढ़ जाती है जून से लेके सितंबर तक। तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन बहुत ज्यादा इसेंशियल थी, लास्ट टाइम कितना सेल हुआ था, उसके आगे प्रोजेक्टेड सेल कितना रहेगा, 10% 20% आपको इंक्रीज करना है, तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैरोमेट्रिक टेक्निक्स, स्मूथनिंग टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस। हम इक्वेशंस का यूज करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर स्टडी पीरियड का या पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज करते हैं, राइट। So these are some techniques for demand forecasting. So for the syllabus, you don't have in deeper way. I had given just a glance to you, right? I hope you understood this concept, not to the deeper side, but on the surface as well. This will going to help you for the examination as well and for understanding the basic concept of that. So thank you so much, friends. Let me wind up this lecture with a beautiful thought. एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ फ्रेंड्स, कि बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, मगर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी विचार के साथ I'm signing off. Please like and subscribe my channel, and thank you so much for watching this video. I will come up with the next unit in the next video. Thank you so much. Stay tuned. आपको मैं MCQs जो है, multiple choice questions जो है इसके साथ दिए जा रहा हूँ, वो आपको solve करने हैं as an assignment, and that you need to submit. Description box में आपको notes की link plus multiple choice questions की link आपको मिलेगी. So please see the description box and please like and subscribe the channel. Thank you so much, friends. I'm signing off.